किया? सिलेबस हमारा टाइम पे होगा ना? रिवाइज कर लिया अच्छे से? सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, नहीं तो मैं आपकी सेपरेट कल एक डाउट क्लास ले लूंगी। वैसे सारे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं अभी हम। कल टेस्ट देने आ रहे हो ना सब लोग? चलो, तो जो सेकेंड यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका नाम है कंसिडरेशन। इसमें हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन पूरे सिलेबस की स्टोरी की सिलेबस को पूरी एक स्टोरी की तरह ही समझो। पहले 3 चैप्टर मैंने आपको बताया था किस चीज के बारे में होंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। जो बिल्कुल पहली क्लास थी उसमें आपको मैंने एक चार्ट करवाया था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। हमें चाहिए होता है एक ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। इन्हीं 4 चीजों को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में ये समझा कि वैलिड ऑफर कब क्रिएट होगा, उसके सारे रूल्स को समझा। फिर हमने समझा वैलिड एक्सेप्टेंस और उसके सारे रूल्स को किया। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वैलिड कंसिडरेशन क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले चलो पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं, फिर ये चार्ट बनाएंगे। बच्चे मान लो आप लोग मेरे पास एडमिशन लेने आए, आपने मुझे बोला कि मुझे सीए की कोचिंग करनी है और इसके लिए मैं आपको 50,000 रुपीज दूंगा। तो मेरे हिसाब से कंसिडरेशन क्या चीज हुई? 50,000 रुपीज कोचिंग देना, सर्विसेज देना। आपके हिसाब से कंसिडरेशन क्या हुई? जो राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं रेसिप्रोकल नेचर के हैं। जो मेरा राइट है वो आपकी ड्यूटी है, और जो आपकी ड्यूटी है वो मेरा राइट है। राइट मतलब कंसिडरेशन कौन सी चीज होती है? जो आपकी ड्यूटी क्रिएट हो रही है, जो हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई। आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो बुक में वर्ड यूज किया गया है बहुत जगह, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो जो आपकी ऑब्लिगेशन है उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज करना है? कंसिडरेशन। जो राइट है उसके लिए वर्ड यूज करना है ऑब्जेक्टिव। मान लो मैंने लैपटॉप खरीदा और कोई मेरे से पूछे कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेरे पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिव है लैपटॉप परचेज करना। पर अगर एचपी कंपनी से जाके पूछोगे तो उसकी तरफ से ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। वो तो एचपी लैपटॉप बना रहे हैं, उसे सेल करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। अगर कंसिडरेशन की बात करोगे तो मेरी कंसिडरेशन थी, जो मैंने लैपटॉप के लिए 70,000 रुपीज दिए, पर कंपनी की कंसिडरेशन क्या थी? एचपी का लैपटॉप। तो जो चीज आपका राइट बनती है उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव, उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और जो चीज आपकी ड्यूटी बनती है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑब्लिगेशन, कि आपकी ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई। तभी तो हम कहते हैं कि देयर मस्ट बी इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, पार्टीज की इंटेंट होनी चाहिए लीगल ड्यूटी क्रिएट करने की। याद आया? हमने पढ़ा है ना ऐसा, और 2 बार पढ़ा है। वैलिड ऑफर में भी ये रूल लिखा हुआ है कि वैलिड ऑफर में इंटेंशन होनी चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। एंड असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है इंटेंशन टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे केस भी हमने पढ़ा था। कौन सा केस पढ़ा था इससे रिलेटेड? वेरी गुड, बालफर वर्सेस बालफर। अब जो कंसिडरेशन टॉपिक है, आप लोग मेरे पास एडमिशन लेने आए, आपने बोला 50,000 रुपीज दोगे, वो आपकी कंसिडरेशन है। बट मान लो लखविंदर ने फीस खुद नहीं दी, लखविंदर के फादर ने दी, क्या ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये भी तो वैलिड कंसिडरेशन है ना। अगर कोई पर्सन कंसिडरेशन खुद नहीं दे रहा है, उसके बिहाफ पे उसके फादर दे रहे हैं, वो भी वैलिड कंसिडरेशन है। मनमीन ने 12th में टॉप किया था तो इसके स्कूल ने बोला कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, तो इसके स्कूल वालों ने हमें इसकी सीए की फीस दी, क्या ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन है? दैट वुड आल्सो बी अ वैलिड कंसिडरेशन। कीर्तन ने बोला कि मैं अपने फादर से नहीं पैसे लूंगी, मैं तो बैंक लोन लूंगी ताकि मैं खुद बाद में अपनी सैलरी से इसे पे कर सकूं। कीर्तन ने बैंक से लोन लिया और वहां से मुझे दिए पैसे, क्या ये भी वैलिड कंसिडरेशन है? मतलब कंसिडरेशन प्रॉमिस सी दे रहा है या उसके बिहाफ पे कोई और दे रहा है, उसके फादर दे रहे हैं, स्कूल दे रहा है, या कोई भी और पर्सन दे रहा है, एवरीथिंग इज अ वैलिड कंसिडरेशन।
कंसिडरेशन कहाँ से आ रही है कोई मैटर नहीं करता, सब कुछ लिखवाऊंगी मैं। बट मान लो मैं आपसे को प्रॉमिस करूं सीए की कोचिंग देने का, जब आप एडमिशन ले लो, मेरी बजाय मेरा कोई जूनियर पढ़ाने आ जाए या लेट्स से सीनियर ही पढ़ाने आ जाए, क्या वो वैलिड कंसिडरेशन होगा? क्योंकि मेरी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इस केस में जिस पर्सन ने प्रॉमिस किया है उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। मान लो राधिका ने अपनी बर्थडे पार्टी पे बोला कि ए आर रहमान आप आओगे और आप परफॉर्म करोगे, कि मैं चाहती हूँ कि सारे मेरे फ्रेंड्स को ए आर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट मिले, वो इससे 50 लाख रुपए ले जाए एंड अपने किसी जूनियर को भेज दे, क्या वो वैलिड कंसिडरेशन बन सकती है? तो अगर कोई भी पर्सनल स्किल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में पर्सन हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी हिमसेल्फ, उसमें उसने अपनी ड्यूटी खुद ही पूरी करनी है, जैसे कि एक टीचर, जैसे कि एक हीरो, जैसे कि एक सिंगर। बट अदरवाइज जो कंसिडरेशन है, प्रोमिस भी पे कर सकता है, प्रोमिस के बिहाफ पे कोई और भी पे कर सकता है। लेट से मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कि हमारे पास 12th में पढ़ता है, उसने मुझे बोला कि मुझे आपके पास 11 12 सीए सारा कुछ करना है। हम बात कर रहे हैं 2024 की। मान लेते हैं बच्चे ने 21 में एडमिशन ली एंड सॉरी 23 में एडमिशन ली, 23 में वो 11th क्लास में है, 24 में 12th क्लास में है, 25 में वो सीए करेगा। इसने 12th में मुझे सारी फीस दी, तो क्या ये कंसिडरेशन वैलिड है? वो सर्विसेज ले रहा है, 2024 में मुझे पैसे मिले, पर इसकी सर्विस उसने 23 में ही ले ली थी, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन? या फिर उसने पैसे तो मुझे 2024 में दे दिए, पर सीए की कोचिंग कब लेनी है? 25 में, अभी फ्यूचर में लेनी है, क्या ये कंसिडरेशन वैलिड होगी? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मुझे स्पेशली बताया कि जो कंसिडरेशन है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, तीनों कंसिडरेशन वैलिड है। आप लोग आज मेरे से पढ़ रहे हो, अगर आपने पास्ट सर्विसेज 12th की फीस मुझे अब दी, पास्ट की कंसिडरेशन आप मुझे अब पे कर रहे हो, इट इज वैलिड। अगर आप मुझे प्रेजेंट की कंसिडरेशन, आज मेरे से सीए फाउंडेशन की कोचिंग ले रहे हो, आज इसके पैसे दोगे, ये भी वैलिड कंसिडरेशन है। आप मुझे बोलो मैम सीए इंटर की भी फीस अभी ले लो आप मुझसे, आपने मुझे फ्यूचर की कंसिडरेशन भी अभी पे कर दी, दैट इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट ऑल्सो, प्रेजेंट ऑल्सो एंड फ्यूचर ऑल्सो। मेक सेंस ना? अब एक बार इस चीज को नोट डाउन करते हैं, जहां पे और डाउट्स आएंगे आप मुझे बताना। हमने कंसिडरेशन टॉपिक को पढ़ना कैसे है? तो सबसे पहले कंसिडरेशन, इसे लेमैन की लैंग्वेज में समझा जाता है समथिंग इन रिटर्न, जो आपकी ऑब्लिगेशन हुई, जो आपकी ड्यूटी क्रिएट हुई, आप जो चीज रिटर्न में दे रहे हो। जैसे मैंने क्लास में आते ही पहला क्वेश्चन पूछा कि मैं आपको सीए की कोचिंग दे रही हूँ और आप इसके लिए 50,000 दे रहे हो, तो कंसिडरेशन क्या है? तो आपके अकॉर्डिंग कंसिडरेशन जो है वो 50,000 है, पर मेरे अकॉर्डिंग कंसिडरेशन जो है वो कोचिंग की सर्विसेज है। तो जो चीज आपकी ड्यूटी क्रिएट हो रही है, जो आपकी ऑब्लिगेशन बन रही है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कंसिडरेशन। इसे लेटिन लैंग्वेज में बोला गया है क्विड प्रो क्यो। ये वर्ड इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में वो पूछ सकते हैं डिफाइन क्विड प्रो क्यो। पूछ तो वो कंसिडरेशन ही रहे हैं, बस मैं आइडेंटिफाई कर सकूं को क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है कंसिडरेशन। जैसे हमने पहले भी एक ऐसी ही टर्म याद की थी, कंसेंसस एड आइटम। अगर हमें वो पूछे कंसेंसस एड आइटम का मतलब क्या है, हम बोलते हैं सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सेम थिंग इन द सेम सेंस इन द माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टीज। इसके बारे में हम जितने भी रूल पढ़ेंगे सारे बताए जाएंगे हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। तो अब एक बार हमें लिस्ट भी रिवाइज कर लेनी चाहिए हमारे कौन कौन से सेक्शन हो गए। तो 2A सेक्शन में हमने पढ़ा था ऑफर, 2B में हमने पढ़ा था प्रॉमिस, 2D में हमारे पास आया कंसिडरेशन, 2H में कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 4 में आया था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रूल्स, जो रूल्स थे मैंने उसके साथ लिखवाया था सेक्शन नंबर 4, एंड असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताए गए थे सेक्शन नंबर 10। अब कंसिडरेशन चैप्टर के लिए हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है, एक हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन के रूल्स, एक हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। तो तीन पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर ही आज कंप्लीट हो जाएगा।
बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर में कंसिडरेशन टॉपिक ही डिस्कस है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कंसिडरेशन के रूल्स और कंसिडरेशन की एक्सेप्शन। पहला वर्ड आया मेरे पास, कंसिडरेशन का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा व्हेन एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जब प्रोमिसर के डिजायर पे, ये पहला पॉइंट है, कंसिडरेशन सिर्फ तभी बन सकती है जब प्रोमिसर की डिजायर हो, प्रोमिसर की इच्छा में कोई काम हो रहा है। मान लो लेट्स से हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट है चैतन्य, मैंने चैतन्य के अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए और मैं उसे बोलूं कि तुमने अपनी कार सेल करनी होगी तो मैंने कार के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं, अपनी गाड़ी भिजवा दो। क्या ये वैलिड कंसिडरेशन बन सकती है? इट मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। वो काम प्रोमिसर की डिजायर पे हो रहा हो, उसकी इच्छा से हो रहा हो, तभी कोई चीज को आप कंसिडरेशन बोल दो। ठीक है, लेट से मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप सब मुझे 50-50 हजार रुपए दो तो मैं आपको इतना बढ़िया पढ़ाऊंगी कि आप पक्का ही इंडिया में ऑल इंडिया रैंक लेके आओगे। क्या इस चीज को हम वैलिड कंसिडरेशन बोल सकते हैं? क्योंकि अच्छा पढ़ाना तो मेरी पहले से ही ड्यूटी है। इट इज नॉट हैपनिंग एट योर डिजायर। इस चीज को और बेटर वे में एक्सप्लेन करते हैं। चंडीगढ़ में एक डिपार्टमेंट है जो कि लाइसेंस इशू करता है। लेट से कोई डिपार्टमेंट है जो कि साउंड का लाइसेंस देता है। अगर किसी भी होटल ने, किसी भी मैरिज में आपने लाउड म्यूजिक बजाना है ना, तो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो एक आईएएस ऑफिसर है, सेक्टर 34 में बैठते हैं वो सबको लाइसेंस देते हैं रात को म्यूजिक सिस्टम प्ले करने के लिए। उसके बिना आप चंडीगढ़ में म्यूजिक सिस्टम नहीं प्ले कर सकते। मान लो मुझे अपनी सिस्टर की शादी के पे एक अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम प्ले करना है। हमने एक बैंड बुलाया है और हमें लगता है कि रात को 12 बजे तक हमारा म्यूजिक चलेगा और बहुत हाई पिच पे चलेगा। तो मैं उनसे परमिशन लेने गई एंड उन्होंने मुझे बोला कि एनी अगर आप मुझे 1 लाख रुपया दे दोगे तो मैं आपको लाइसेंस दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया कि मैं 1 लाख रुपए दे दूंगी। उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया, बाद में मैंने पैसे दिए ही नहीं। क्या वो मुझे स्यू कर सकते हैं कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने कंसिडरेशन पे नहीं की? क्या ये वैलिड कंसिडरेशन थी? नहीं, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन इज नॉट एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जो वो गवर्नमेंट ऑफिसर था उसकी पहले से ही ड्यूटी थी कि जो भी लोग अप्लाई करते हैं, अगर उन्होंने एप्लीकेशन में सारी कंडीशन पूरी कर दी जो भी गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं, तो आपको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। क्या ये वैलिड कंसिडरेशन बन सकती है? नहीं, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं बन सकती। इट मस्ट मूव एट, वो काम प्रोमिसर की वजह से हो रहा हो। इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट से आप अभी 11th-12th क्लास में ही हो एंड आपके स्कूल में जब आपने एडमिशन ली, स्कूल वालों ने बोला कि हम सारे स्टूडेंट्स को सीए की कोचिंग देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कॉमर्स बहुत स्ट्रांग हो, स्कूल का रिजल्ट बढ़िया हो, स्कूल की रेपुटेशन बढ़े, तो हम सारे बच्चों को सीए की कोचिंग भी देंगे। आपको आपके अकाउंट्स के टीचर आके बोले कि आप मुझे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दो, फिर मैं आपको सीए की कोचिंग दूंगी। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? टीचर की पहले से ही ड्यूटी है ना वो काम पढ़ाना, आपने स्कूल को उस चीज के लिए पैसे दे रखे हैं। तो जो काम करना किसी पर्सन की पहले से ही ड्यूटी हो, उससे वो नई कंसिडरेशन थोड़ी बना सकता है। कंसिडरेशन किसकी रिक्वेस्ट पे मूव करनी चाहिए, किसकी डिजायर पे होनी चाहिए? एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अगर प्रोमिसर ने कहा और तब हुआ, तभी वो चीज वैलिड कंसिडरेशन बन सकती है। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक डीसी को गवर्नमेंट से ऑर्डर आया कि तुमने हमारे एरिया की डेवलपमेंट के लिए मॉल बनाना है। डीसी को ऑर्डर आया है कि मैं चाहता हूं कि मेरे शहर में, मिनिस्टर का ऑर्डर आया, एक मिनिस्टर का ऑर्डर आया कि मैं चाहता हूं कि मेरे शहर की तरक्की हो, तो तुमने यहाँ पे ना एक अच्छा सा मॉल बनाना है। तो डीसी अब ढूंढ रहा है पूरे सेक्टर में, पूरे एरिया में, पूरी सिटी में कि कहाँ पे मॉल बनाना बेस्ट है। तो डीसी को पता चला कि ये वाली जो एरिया ना, अगर यहाँ पे मॉल बनाया जाएगा तो सबसे ज्यादा विजिटर्स होंगे, शॉपकीपर्स को बेनिफिट होगा एंड जो मार्केट है वो चहल पहल रहेगी, कि वो सक्सेसफुल हो जाएगी और जो मेरा मिनिस्टर है वो खुश हो जाएगा कि सिटी के लिए बेनिफिशियल है कि इस एरिया में बनाया जाए मॉल। तो डीसी, यहाँ पे ना एक लड़का काम करता था एक्स, डीसी ने एक्स को बोला कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मॉल बना लूँ। डीसी ने कहा अगर मैं यहाँ पे मॉल बनाऊंगा ना तुझे बड़ा फायदा होगा, यहाँ पे तेरी शॉप की सेल डबल हो जाएगी। तो अगर पहले तुम्हारी शॉप पे रोज 10 कस्टमर आते थे, तो मॉल बनने के बाद तुम्हारी शॉप पे 20 कस्टमर आने लग जाएंगे। तो तुम मुझे ना 50,000 रुपए दोगे तो मैं यहाँ पे मॉल बनाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और एरिया में बनाऊंगा। तो इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक्स ने बोला कि सर आप हाँ जी इसी एरिया में ही बनाओ, आप किसी और एरिया में मत बनाना ताकि मुझे फायदा हो। और डीसी ने बोला हाँ मैं इस एरिया में बनाऊंगा और तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। डीसी ने यहाँ पे मॉल बना दिया।
उसके बाद एक्स ने पैसे दिए नहीं, अब क्या डीसी लीगल एक्शन ले सकता है एक्स से ये पैसे रिकवर करने के लिए? क्योंकि इट इज नॉट हैपनिंग एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। डीसी की ऑलरेडी ड्यूटी बनती थी कि जो उस एरिया के लिए मोस्ट बेनिफिशियल जगह है वो वहां पे मॉल बनाए, राइट? तो कंसिडरेशन में पहला रूल क्या आ गया, इट मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पे मूव करनी चाहिए। ये बात हमें बताई गई इन द केस लॉ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। इस केस में ये स्टोरी हुई थी शॉपिंग मॉल वाली, तो चाहे तो लिख लो डीसी एंड शॉपिंग मॉल, उससे याद आ जाएगा कि क्या स्टोरी हमने डिस्कस की थी। तो पहला पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर बाय, पर कंसिडरेशन दे कौन कौन सकता है, प्रोमिसी और एनीवन ऑन हिज बिहाफ। कंसिडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है एंड उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी दे सकता है, एनीवन ऑन हिज बिहाफ। जैसे कि अभी हमने क्लास में डिस्कस किया कि अगर लखविंदर अपनी फीस खुद दे तब भी वैलिड कंसिडरेशन है, अगर लखविंदर के फादर दें तब भी वैलिड कंसिडरेशन है, अगर मनमीन के प्रिंसिपल दे रहे हैं स्कॉलरशिप की फॉर्म में तब भी वैलिड कंसिडरेशन है, अगर कीर्तन बैंक से लोन लेके दे रही है, बैंक से मुझे फीस आ रही है, वो तब भी वैलिड कंसिडरेशन है, सारे केसेस में वैलिड कंसिडरेशन। अच्छा मान लो मैं अच्छी सर्विसेज नहीं देती, तो मेरे अगेंस्ट स्टूडेंट लीगल एक्शन लेना चाहता है, तो कीर्तन ने हमारे लेट से लखविंदर ने केस कर दिया कि एनी मैम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, एंड इन्हें बोलो मेरे पैसे रिफंड करें। मैंने कीर्तन को बोला हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारे फादर के साथ हुआ, वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्या ये बात वैलिड होगी? क्या वो लीगल एक्शन ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? ओके। अच्छा नो लखविंदर का मैम। फ्रेंड बोले कि मुझे इस पे बड़ा तरस आता है, इतना मेहनती बच्चा है, इतना मन लगा के पढ़ता है, मैम की वजह से इसका रिजल्ट खराब ना हो जाए, क्या इसका फ्रेंड मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है? तो एक ना रूल होता है कि पार्टीज के बीच में लीगल एक्शन लेने का राइट किसके पास होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच। जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, राइट्स एंड ड्यूटीज भी उसके बीच ही बने। अगर मेरे और सूर्यांश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं सूर्यांश से उसकी गाड़ी परचेज करूंगी, तो हम दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज भी हमारे हैं। अगर ये राइट एंड ड्यूटी ना एनफोर्स हो तो लीगल एक्शन भी हम लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मौसा जी आके इसके ऊपर केस कर सकते हैं या उसके चाचा जी आके केस कर सकते हैं मेरे ऊपर कि आपने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं पूरा किया। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग लिखोगे इसके साथ एक लाइन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाद में मैं आपको इसे डिफाइन करके, क्या अभी नेक्स्ट पेज पे इसकी डेफिनेशन लिखो, इस चार्ट में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है दैट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट rights and duties are created amongst contracting parties only. Only contracting parties can enforce them. मान लो मैंने कोई घर परचेज किया एंड मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि पापा आप जाओ आप सेलर के ऊपर केस करो। लीगल एक्शन लेने का राइट भी किसका होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का ही होता है। जो थर्ड पार्टी है उसका तो कोई रोल थोड़ी है, वो थोड़ी हमारे भी हाथ पे लीगल एक्शन ले सकता है। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही लीगल एक्शन ले सकता है। 10 एक, एक मिनट 10 स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सी।
इसका मतलब कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, स्ट्रेंजर मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लिंक ही नहीं, कोई थर्ड पार्टी, जैसे कि लखविंदर का फ्रेंड, कि मुझे लखविंदर मेरा फ्रेंड इतनी मेहनत करता है उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, ये स्यू नहीं कर सकता। बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाया है कि तुम अगले पॉइंट पे खुद ही पहुंच गई। बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, सॉरी मुझे ठीक करने दो इस पेज को। बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैंसिल। अब ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होता कौन है? हु पेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉमिस। सॉरी से नहीं, चेंज करो। ऑन हुज बिहाफ समवन एल्स पेड। जिसके बिहाफ पे किसी और ने पे किया उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बोलेंगे। ऑन हुज बिहाफ समवन एल्स पेड। तो अभी लखविंदर वाली एग्जांपल में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन था, लखविंदर या उसके फादर? फादर। लखविंदर था। जिसके बिहाफ पे किया जा रहा है उसे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बोलते हैं। लखविंदर के फादर मेरे पास आए, उन्होंने फीस दी, तो वो तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, उनके साथ तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही किया है, वो तो पक्का लीगल एक्शन ले ही सकते हैं, मैं भी ले सकती हूँ, हम दोनों के बीच में लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बने। बात आई कि क्या लखविंदर लीगल एक्शन ले सकता है? मैं बोल सकती हूँ कि पैसे तो तुम्हारे फादर ने दिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो उनके साथ हुआ है। तो ये बोलेगा नहीं मैम, मेरे फादर ने पैसे दिए तो मेरा राइट क्रिएट करने के लिए है ना, राइट तो मेरा बन रहा है। कहता हाँ मैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं हूँ, पर मैं कौन हूँ? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है, वो लीगल एक्शन ले सकता है। तो चाहो तो आप लोग यहाँ पे लिखो ताकि आपको बाद में क्लैरिटी रहे कि आपके केस में स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रहे कि जो स्टूडेंट आप लोग हो, आपके भी यहाँ पे आप पेरेंट, आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तो आप सब लोग स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो एंड आपके भी लीगल राइट्स हैं। पर जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लिंक ही नहीं है, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो नहीं स्यू कर सकते, दे आर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, उनका कोई विरोध नहीं है। सबको समझ आया? पूरे अच्छे से क्लियर है? ये बात हमें बताई गई इन द केस लॉ चिन्नया वर्सेस रमैया। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अभी जो कल पेपर हुआ ना, 15 संडे को पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का, व्हाट आर टाइप्स ऑफ लॉज। कर सकते हो सब लोग? क्या कुछ आएगा? कौन कौन से टाइप्स हैं? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये क्वेश्चन आया। बहुत अच्छा पेपर था, फर्स्ट चैप्टर में से भी था एक क्वेश्चन, मैं आज आपको शेयर करूंगी। ठीक है, समझ आया जी सबको? नहीं, केस भी बताती हूँ आगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक बार शुरू से पढ़ते हैं, दोबारा से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को आम भाषा में बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। उसकी डिटेल्ड डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली हम पढ़ रहे हैं, बट आम भाषा में हम लोग बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। इसी चीज को लेटिन लैंग्वेज में बोला गया क्विड प्रो क्यो। इसके सारे रूल्स बताए गए सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में। अब पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कंसिडरेशन के रूल क्या है, एंड कंसिडरेशन की कुछ एक्सेप्शन। सबसे पहले कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने पहला मतलब बताया, इट मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन एक ऐसी चीज है जो कि प्रोमिसर के कहने पे हो रही है,
अगर कोई काम करना आपकी पहले से ही ड्यूटी है, आईएएस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि जिसने सही फॉर्म भरा है उसे लाइसेंस दे। डीसी की ड्यूटी बनती है कि जो भी मिनिस्टर का ऑर्डर आया है उसे फॉलो करे। एक टीचर की ड्यूटी बनती है कि अपनी बेस्ट सर्विसेज स्टूडेंट को दे। अगर कोई काम करना मेरी पहले से ही ड्यूटी है, उससे मैं नए कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन नहीं बना सकती। इट वॉज अपहेल्ड इन द केस ऑफ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। सेकेंड, बाय प्रोमिसी और एनीवन ऑन हिज बिहाफ। कंसिडरेशन कौन दे सकता है? प्रोमिसी भी दे सकता है, प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है। जब प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई और कंसिडरेशन दे रहा है, तो जिस पर्सन के बिहाफ पे कंसिडरेशन दी जा रही है उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। वैसे एक रूल है लॉ का, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी वर्ड का मतलब प्राइवेट, कहता कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट रिलेशनशिप बनता है। अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए और बी का रिलेशनशिप है, कोई थर्ड पार्टी थोड़ी लीगल एक्शन ले सकती है। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। पर एक स्पेशल केस हुआ चिन्नैया वर्सेस रमैया, उस केस में बोला गया कि हाँ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, पर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जिसके फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था वो तो स्यू कर ही सकता है। समझ आया सबको? ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन का, पॉजिटिव और नेगेटिव। कंसिडरेशन नेचर में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली कंसिडरेशन भी क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैंने रश्मि मैम को बोला कि रश्मि मैम, हम एज अ पार्टनर इकट्ठे काम करते हैं और आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपने घर पे सीए फाउंडेशन की कोचिंग नहीं दोगे, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना। वो शायद बच्चों को बोले कि आप मेरे घर पे पढ़ लो, मैं कम फीस लूंगी। मैम ने कहा ठीक है, नहीं आप भी मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक हम इकट्ठे काम करेंगे हम आरएमएस के बैनर में ही सीए की कोचिंग देंगे, हम अपने घर पे कोचिंग नहीं देंगे। तो ये ना करना, हम मैंने बोला कि मैं अपने घर पे पर्सनल कोचिंग नहीं दूंगी, ये भी क्या है? वैलिड कंसिडरेशन। इस बोलते हैं नॉन कम्पीट अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसे? तो जब आप सीए बन जाओगे, किसी भी कंपनी में जॉब करोगे, तो जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा ना, अपॉइंटमेंट लेटर में ध्यान से पढ़ना, उसमें स्पेशली लिखा हुआ होगा नॉन कम्पीट अग्रीमेंट, कि जब तक आप हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हो आप खुद सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आप उनके क्लाइंट को बोलो कि आप मेरे सर को क्यों पैसे देते हो, मैं आपका काम सस्ते में कर दूंगा, काम तो मैंने ही करना है, मेरे से करवा लो। तो स्पेशली आपके साथ अग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि आप हमारे किसी भी क्लाइंट को पर्सनल सर्विस दोगे तो हमें डबल रेम्यूनरेशन पे करोगे, कि क्लाइंट की बजाय हम आपसे डबल पैसे लेंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कम्पीट अग्रीमेंट। यहाँ पे कंसिडरेशन किस नेचर की है? नेगेटिव नेचर की। कोई काम ना करने के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हो। जैसे कि हमने एक और एग्जांपल की थी ऐसी ही क्लास में, डोमिनोज। अगर लापिनोज डोमिनोज से प्रॉमिस करे कि जहां पे भी आपका शोरूम है 1 किलोमीटर तक हम यहाँ पे नहीं शोरूम ओपन करेंगे, तो कुछ ना करना भी क्या बन सकता है? कंसिडरेशन बन सकता है। कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन नेचर में पास्ट अभी हमने डिस्कस किया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। पुरानी सर्विसेज के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, पास्ट कंसिडरेशन होगी। करंट सर्विसेज के लिए, फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, तो फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन को ही बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, और फ्यूचर कंसिडरेशन का ही एक और नाम है एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। ये भी हमने पहले पढ़ा होगा ना कहीं, कहाँ पे पढ़ा था? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक होता था एग्जीक्यूटेड, जहां पे पार्टीज की ड्यूटी पूरी हो चुकी है। जब कंसिडरेशन पूरी हो चुकी, पास्ट कंसिडरेशन को क्या बोला गया? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एंड एग्जीक्यूटरी जिसमें ड्यूटी अभी बाकी है, उसे हमने बोला फ्यूचर या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। सब कुछ समझ आ रहा है ना? चीजें एक दूसरे के साथ लिंक हो रही हैं। तो मीनिंग में चार चीजें: एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, बाय प्रोमिसी और एनीवन ऑन हिज बिहाफ, पॉजिटिव और नेगेटिव, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इसे हम बोलेंगे कंसिडरेशन। अब आते हैं कंसिडरेशन के रूल्स के बारे में। क्या कंसिडरेशन का एग्जिस्ट करना जरूरी है? क्या कंसिडरेशन के बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? अगर मैं बोलूं किसी स्टूडेंट को कि मैं आपका घर खरीदूंगी, उसने बोला हाँ जी मैम आप तो मेरे टीचर ही हो, मैं आपको फ्री में घर सेल कर दूंगी, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं, कंसिडरेशन का एग्जिस्ट करना जरूरी है। कंसिडरेशन के बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। अच्छा, तो मान लो वंशिका का मन हुआ शॉपिंग करने का, वो शॉपिंग करने गई इलांटे,
एंड उसे लगा कि मुझे एक अच्छी सी मैगजीन परचेज करनी है या मुझे एक अच्छी सी पेंटिंग परचेज करनी है। वो इलांटे मॉल गई एंड उसने वहां पे देखा कि एक पेंटिंग के ऊपर लिखा हुआ है 10,000 रुपीज एंड कि अभी ऑफर चल रहा है, ये आपको मिल जाएगी 6,000 रुपीज में। तो उसे लगा कि ये बहुत अच्छी पेंटिंग है और हमारे घर में बहुत अच्छी लगेगी एंड डिस्काउंट पे भी मिल रही है। उसने ये पेंटिंग खरीद ली 6,000 रुपीज। वो घर गई एंड घर जाके उसने अपने मदर को बोला कि मैंने ये पेंटिंग खरीदी है 6,000 में। उसके मदर ने बोला अरे बेवकूफ, ये तो 500 रुपए की लग रही है। तो क्या ये कह सकती है कि ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ? ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना। कंसिडरेशन का एग्जिस्ट करना जरूरी है। क्या कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है? एडिक्वेट मतलब क्या कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू के साथ मैच करनी जरूरी है? नहीं। तो हम लोग रूल लिखेंगे दैट कंसिडरेशन मस्ट एग्जिस्ट बट एडिक्वेसी इज नॉट नेसेसरी। कंसिडरेशन होनी जरूरी है, बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। बट कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं, मार्केट वैल्यू से मैच करती है या नहीं करती। सेम आईफोन कई लोग 50,000 का खरीदते हैं, कई 80,000 का खरीदते हैं, कई 2 लाख का खरीदते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। वो तो सबके साथ ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है बिकॉज एडिक्वेसी डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग पावर ऑफ द पार्टीज। क्योंकि एडिक्वेसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्टीज की बार्गेनिंग पावर के ऊपर। तो शायद वंशिका के मदर की बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है, वो शायद ये पेंटिंग 500 रुपीज में खरीदते, बट वंशिका ने एक्सपेंसिव खरीदी। दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर शॉपकीपर नहीं बोल सकता कि मेरे साथ तो फ्रॉड ही हो गया, इतनी सस्ती तो मैंने बेचनी ही नहीं थी। ये तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पार्टीज की बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करेगा। सब समझ आया है? आसान है? ठीक है। मैम अब मान लो 10,000 रुपए वाली चीज, लेट से इसकी मार्केट वैल्यू 5,000 थी एंड वंशिका ने 6,000 में खरीद ली। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, वैलिड कंसिडरेशन है। क्योंकि पार्टीज की नेगोशिएशन कैपेसिटी, शायद शॉपकीपर की नेगोशिएशन कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होगी। मान लो इसने खरीद ली होती 7,000 रुपीज में, तब भी हम लोग कहते हैं कि वैलिड कंसिडरेशन है। शायद वंशिका की नेगोशिएशन कैपेसिटी ज्यादा अच्छी थी, शॉपकीपर को जल्दी सेल करना था, उसने 7,000 वाली चीज 6,000 में सेल कर दी। दोनों केसेस में ये वैलिड कंसिडरेशन है। पर मान लो सच में इसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपए ही है, सेम पेंटिंग, बिल्कुल सेम क्वालिटी, सब कुछ बिल्कुल सेम पेंटर ने बनाई हुई, एक और मार्केट में भी पड़ी है और उसकी वैल्यू 500 रुपए है। एंड वंशिका पुलिस में जाके बोले मेरे साथ फ्रॉड हो गया, इस पर्सन ने मुझे बोला था MF हुसैन की है, मैंने तो ये सोच के 5,000 की खरीदी, नहीं तो मैं खरीदती ना। मुझे तो ये सुनने को मिला था कि ये MF हुसैन की है, ये देखो इसके ऊपर नकली सिग्नेचर किए हुए हैं एंड ये तो मार्केट वैल्यू 500 रुपए की है। क्या अब हम लोग कह सकते हैं कि ये कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं, अब ये कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज कि आम तौर पे तो हम लोग ये कहेंगे कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है। अगर कंसिडरेशन ना हो अग्रीमेंट नहीं बन सकता। पर कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन सेलर के फेवर में होगी या बायर के फेवर में, वो डिपेंड करेगा पार्टीज की बार्गेनिंग कैपेसिटी के ऊपर। बट इफ देयर इज एक्सेप्शनल डिफरेंस, बट इफ देयर इज एक्सेप्शनल डिफरेंस, अगर एक एक्सेप्शनल डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 6,000 और 500 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। एंड it is being alleged as it is being alleged that there was no free consent, कि फ्री कंसेंट ही नहीं था। फ्री कंसेंट के 5 रीजन होते हैं। अगर ऐसा अलेज किया जा रहा है कि फ्री कंसेंट नहीं था, पर्सन खुद आके बोल रहा है कि मुझे कोवर्शन किया गया, मुझे डराया धमकाया गया, इसलिए मैंने पेंटिंग इतनी महंगी खरीदी, मेरे साथ फ्रॉड किया गया, मुझे बोला गया MF हुसैन की पेंटिंग है,
मुझे बोला गया यूरोप से इंपोर्टेड है, मैंने तो इसलिए खरीद, ठीक है। इट मे बी कंसीडर्ड एज, नहीं उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इट मे बी कंसीडर्ड एज सपोर्टिंग एविडेंस। कहते इससे अब आप लोग क्या मान लोगे? अब ये सपोर्टिंग एविडेंस का मतलब क्या होता है? तो एविडेंस ना दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सपोर्टिंग एविडेंस, जिससे स्ट्रॉन्ग केस जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, उसे बोलते हैं सपोर्टिंग एविडेंस। एक होते हैं कंक्लूसिव एविडेंस, जिससे फाइनल कंक्लूजन ही पता चल गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कभी सीआईडी देखा है? सीआईडी का केस शुरू, सीरियल शुरू हुआ और एक पर्सन का मर्डर हुआ, तो लोगों को ना अलग अलग चीजें मिलती रहती हैं, एविडेंस मिलते रहते हैं कि एक्स ने क्राइम किया होगा, वाई ने मर्डर किया होगा, जेड ने मर्डर किया होगा। ये सारे जो छोटे छोटे चीजें मिल रही हैं, ये क्या है? सपोर्टिंग एविडेंसेस है। अभी फाइनल नहीं पता चल रहा किसने किए, ये सारे सपोर्टिंग एविडेंस है। फिर दया को एक ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे प्रूव हो गया कि एक्स ने मर्डर किया, ये क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस है। इससे फाइनली प्रूव हो गया कि ये क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस। तो मान लो कोई 6,000 रुपए की पेंटिंग 5,000 में खरीद ले और कोर्ट में जाके बोले मेरे साथ फ्रॉड हुआ, जज बोलेगा ये केस मैंने सुनना ही नहीं है, वो इस केस को सुनेगा ही नहीं। वो बोलेगा कंसिडरेशन का एग्जिस्ट होना जरूरी था, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो कोई 500 रुपए की चीज 6,000 में खरीद ले और कोर्ट को जाके बोले कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, कोर्ट बोलेगा हाँ तुम्हारी बात सुनता हूँ, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर बताएंगे। कोर्ट ये नहीं बोलेगा हाँ पक्का ही फ्रॉड हुआ है, अभी भी कंक्लूजन नहीं निकला कि पक्का ही फ्रॉड हुआ है। अब सिर्फ क्या हुआ, आपकी बात सुनी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर फाइनली देखेंगे क्या हुआ। समझ गए डिफरेंस, पूरी स्टोरी? ठीक है। तो मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैलिड कंसिडरेशन के रूल्स क्या हैं। पहला रूल है कंसिडरेशन मस्ट एग्जिस्ट। ये तो हमें पता चल गया था फर्स्ट चार्ट में कि कंसिडरेशन के बिना कोई भी चीज एक वैलिड अग्रीमेंट भी नहीं बन सकती। कॉन्ट्रैक्ट तो बात की बात है, अग्रीमेंट बनने के लिए भी मुझे 3 चीजें चाहिए होती हैं, ऑफर, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का एग्जिस्ट करना जरूरी है, पर कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एडिक्वेसी डिपेंड करती है पार्टीज की बार्गेनिंग पावर पे। पर अगर एक्सेप्शनली डिफरेंस आ जाए और पर्सन आके खुद बोले कि मेरे साथ फ्री कंसेंट नहीं था, शायद फ्रॉड हुआ है, शायद कोवर्शन हुई है, तो कोर्ट इसे एक सपोर्टिंग एविडेंस मानेगा। समझ आया पक्का सबको? ठीक है। नेक्स्ट रूल है कंसिडरेशन का, सेकेंड रूल, नीट नहीं बना ये चार्ट, रूल्स में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, रियल एंड नॉट इलीजिबल। कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, ऑब्वियसली इलीगल चीज को तुम वैलिड कंसिडरेशन नहीं बना सकते। एक्स वाई को प्रॉमिस करे कि मैं तुम्हें ड्रग्स सेल करूंगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, कंसिडरेशन लीगल नहीं है। रियल वो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, उसने बोला चांद से तारे तोड़ के लाऊंगा, इल्यूजरी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी सारी चीजें क्या है, वैलिड कंसिडरेशन नहीं बन सकती। क्लियर? पक्का सबको अच्छे से समझ आया? एक बार बुक से देख लेते हैं हमने क्या कुछ पढ़ा अभी तक, सारी हेडिंग्स रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। एक बार अपने दिमाग में चार्ट बनाओ। पहला चार्ट जो हम लोगों ने किया था ना, दैट वाज अबाउट 2 सबसेक्शन H। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ती है तो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड चार्ट किया था इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, उसके टोटल 10 पॉइंट्स किए थे। पहले 5 जनरल पॉइंट्स किए थे, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, उनका इंटेंशन होना चाहिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सर्टेन और कंप्लायंस विद अदर लॉज। फिर हम लोगों ने किया था सेक्शन नंबर 10, प्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्टिव, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, लॉ ने वॉइड ना डिक्लेयर किया। अगला चार्ट आया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉर्मेशन के बेसिस पे किए थे 4 तरह के, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कॉजी या फिर टेसिट, सॉरी ई कॉमर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है व्हाट इज अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, इसी से सेकेंड टाइप हम लोगों ने डिस्कस की वैलिडिटी के बेसिस पे, वैलिड होता है कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अब इनिशियो हो सकता है, वॉइड अग्रीमेंट बोलते हैं,
या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है जब एक पर्सन के पास पावर हो इनवैलिडेट करने की, या फिर इलीगल या अनएनफोर्सेबल। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था परफॉर्मेंस के बेसिस पे, एग्जीक्यूटेड या फिर एग्जीक्यूट। फोर्थ चार्ट आया था वैलिड ऑफर क्या होता है। वैलिड ऑफर के 3 पार्ट्स बनाए, उसका मतलब क्या है, उसके रूल्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। मीनिंग में हमने बड़े ही आसान तरीके से याद किया, SWI सिग्निफाई करे एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस टू अटेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। ऑफर को ही हम लोग बोलते हैं, ऑफर को और क्या बोलते हैं, प्रपोजल, प्रपोजल बोलते हैं। अगर सिग्निफाई और विलिंगनेस है पर इंटेंशन नहीं है तो उसे बोलते हैं, कौन से केस में बताया गया, हार्वे वर्सेस फिश। ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, बट देयर कैन नॉट बी अ कंडीशन द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने ऑफर की टाइप्स पढ़ी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, जनरल और स्पेसिफिक हो सकता है। कौन से केस में पहली बार जनरल ऑफर था, वेरी गुड, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्नोबॉल कंपनी। या फिर हो सकता है क्रॉस ऑफर, दो पार्टीज ने एक दूसरे को सेम ऑफर दिया विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर पार्टीज। या फिर हो सकता है काउंटर ऑफर, ऑफर के बदले जब हम ऑफर देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं काउंटर ऑफर। और लास्ट टाइप इसमें हम लोगों ने पढ़ी थी स्टैंडिंग ऑफर। उसके बाद एक नई टाइप हमने ऐड की थी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हमें उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है, बट हमें सफिशिएंट टाइम जरूर मिला हो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कम्युनिकेशन के टाइम, जब मैंने आपको इंश्योरेंस की, सेविंग अकाउंट की एग्जांपल दी थी कि ये सारे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पर इसमें सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, अनफेयर कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, और मुझे मौका मिलना चाहिए इसे पढ़ने का। अगला चार्ट हम लोगों ने किया था वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो वैलिड एक्सेप्टेंस को भी हमने डिस्कस किया था, उसका मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके रूल्स। एक्सेप्टेंस की मीनिंग में हमने 2 बातें लिखी थी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, सारी कंडीशंस माननी है, एंड अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल, आप कोई नई कंडीशन भी नहीं लगा सकते। इंपॉर्टेंस में हमने कहा था कि सर विलियम हेंसन ने हमें बोला था कि जो ऑफर होता है इट इज लाइक ignited fuel and acceptance is like lighted matchstick, अगर दोनों मिल जाएंगे it will burst and the consequences will be irreversible। उसके बाद एक्सेप्टेंस के रूल्स किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स। पहला रूल था एक्सेप्टेंस का कि एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, जिसे ऑफर मिला है, टू हुम ऑफर इज मेड, जिसे ऑफर मिला है वही एक्सेप्टेंस दे सकता है। ये हमें बताया गया था बोल्टन वर्सेस जॉन्स। फिर हमें बोला गया एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना भी जरूरी है, ये हमें बताया गया इन द केस ऑफ ब्रॉडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। थर्ड चीज हमारे पास आई कि साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। साइलेंस तो एक्सेप्टेंस बन सकती है क्योंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, पर mere silence cannot amount to acceptance in the case of Feldhaus versus। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आया, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी 3 चीजें थी, कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होता है, कम्युनिकेशन के रूल्स क्या हैं, और स्पेशल कंडीशंस के बारे में। कम्युनिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है फेस टू फेस या फोन पे, एक है सेकेंड टाइप टाइम गैप है बीच में, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं लेटर के थ्रू, टेलीग्राम, ईमेल के थ्रू। देन अगर लेटर के थ्रू कर रहे हैं तब हमें कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे जो कि हमें बताए गए सेक्शन नंबर 4 में। कहते हैं ऑफर कब कंप्लीट होगा, ऑफर कब कंप्लीट होगा, व्हेन रिसीव्ड बाय ऑफरी, जब ऑफरी को ऑफर मिल जाता है तब कंप्लीट होता है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, क्रॉस रिलेशनशिप है, ऑफरर के पर्सपेक्टिव से तब कंप्लीट होती है व्हेन पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय ऑफरी, जब ऑफरी ने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दी, जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया ऑफरर के पर्सपेक्टिव से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑफरी के पर्सपेक्टिव से कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, व्हेन रिसीव्ड बाय ऑफरर, बिकॉज उसके पास पावर थी, वो अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता था क्योंकि सामने वाले को अभी पता ही नहीं। बाय यूजिंग फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करके वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता था। नेक्स्ट इसमें स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन सबको 1 to 1 बतानी जरूरी नहीं होती, अगर आपने अवेयरनेस क्रिएट कर रखी है दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बिलोंगिंग्स, के फ्लाइट बोर्ड करने के लिए हाफ एन आवर पहले आना है, ये वैलिड कम्युनिकेशन है। पर ये सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। कौन से केस में बताया गया, लिली वाइट वर्सेस मनुस्मान। फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन किया था हमने, मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर को वापस कैसे लिया जा सकता है। तो ऑफर को वापस लेने के लिए एक तो है मैं नोटिस दे दूं, मैं सामने वाले को फोन करके बोल दूं मैं अपना ऑफर वापस ले रही हूँ,
या फिर है काउंटर ऑफर, वो सामने वाला पर्सन ऑफर के बदले में जब नया ऑफर दे देगा तो पुराना ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। एक है कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई कि जिसकी वजह से वो परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। या फिर था कंडीशंस पूरी ना हो, कंडीशंस में उसने कोई टाइम लगाया था, वो टाइम को हमने ऑनर नहीं किया, कोई प्रेस्क्राइब्ड मोड बताया था वो नहीं पूरा किया हमने, या फिर ऑफर या ऑफरी किसी की भी डेथ हो गई, कोई भी अनसाउंड माइंड का हो गया, तब ऑफर क्या हो जाता है, रिवोक। ये पूरा पहला यूनिट चैप्टर हो गया कंप्लीट। ऐसे ही दूसरा चैप्टर का एक ही चार्ट है कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन के बारे में पहले हमने हेडिंग में लिखा हुआ है 2 सबसेक्शन डी की, कि इसे बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। इसे लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं क्विड प्रो क्यू, सॉरी टेक्निक लेटिन टर्म्स में बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। फिर कंसिडरेशन को के पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कंसिडरेशन के रूल्स क्या है, एंड कंसिडरेशन की कुछ एक्सेप्शन। सबसे पहले कंसिडरेशन का मतलब क्या है, 4 पॉइंट्स है इसमें। कहते हैं इट मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के कहने पे काम होना चाहिए। कौन कर सकता है, बाय प्रोमिसिंग और एनीवन ऑन हिज बिहाफ। काम नेचर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। पास्ट को बोलेंगे एग्जीक्यूटेड, फ्यूचर को बोलेंगे एक्सिक्यूटेड। फिर आए हमारे पास रूल्स। रूल्स में हमने 2 सिंपल से रूल किए। पहला रूल हम लोगों ने किया कंसिडरेशन के बारे में कि इट मस्ट एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्टेंस जरूरी है, बट एडिक्वेसी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग पावर ऑफ द पार्टीज, बट इफ देयर इज ह्यूज डिफरेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्टिंग एविडेंस इफ द पार्टी alleges that there was no free consent। अगर पर्सन हमें आके बोले कि फ्री कंसेंट नहीं था तो, और ह्यूज डिफरेंस है, एक्सेप्शनल डिफरेंस है, तो हम सिर्फ इसे एक सपोर्टिंग एविडेंस मान लेंगे, केस शुरू हो जाएगा, कोई फाइनल डिसीजन नहीं होगा, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, कंसिडरेशन जो है वो नेचर में लीगल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। एक बार ये सब कुछ बुक से रीड करें कि कोई हेडिंग मिस ना हुई हो। फिर चिन्नैया वर्सेस रमैया और फिर इसका लास्ट टॉपिक। चार्ट से हेल्प हो रही है ना सबको? मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, पास्ट में हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो रही। तो जैसे आपने एग्जांपल दी थी ट्वेल्थ में कि अगर ट्वेल्थ पार कर ली थी, की कोचिंग लेने लग गए और कंसीडरेशन नहीं दी अभी तक, तो मैम वो हम्म, एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ ना, मतलब वो फिर जो कॉन्ट्र वो हो गया कंसीडरेशन। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी, दोबारा बोलो। मैम जैसे आपने एग्जांपल दी थी ट्वेल्थ पास कर ली और हम्म, पीए की कोचिंग लेने लग गए और ट्वेल्थ की कंसीडरेशन ही दी हमने, मैम ओके। वो पास में हो गया ट्वेल्थ वाला हम्म, तो मैम वो एग्जीक्यूटेड तो नहीं ना कंसीडर करेंगे फिर हम उसे? हाँ वो एग्जीक्यूटेड नहीं होगी, वो भी पेंडिंग है, वो एग्जीक्यूटरी है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले आया आपके पास डेफिनेशन। देखो उन्होंने कैसे बताई डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन को बिल्कुल टुकड़ों में छोटे छोटे पार्ट्स में याद किया। कहते हैं व्हेन एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कौन से केस में बताया गया डिजायर ऑफ प्रोमिसर, बाय प्रॉमिसिंग और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिसिंग या उसके बिहाफ पे कोई भी और पर्सन, ये अगर कोई और पर्सन आ जाए तो इसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। क्या स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन सीयू कर सकता है? क्या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सीयू कर सकता है? कौन से केस में बताया गया, चिन्नैया वर्सेस रमैया। चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में ये बताया गया कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन सीयू कर सकता है पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सीयू नहीं कर सकता। कहते हैं अगर प्रोमिस या उसके बिहाफ पे हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, हैज डन मतलब पास्ट में कोई काम कर दिया, या एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग करने से मना कर दिया, तो ये किसको डिस्कस कर रहा है, पास्ट को, कि पास्ट में पॉजिटिव भी हो सकती थी नेगेटिव भी। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज मतलब प्रेजेंट को डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट का पॉजिटिव फॉर्म भी और नेगेटिव एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और प्रोमिसेस टू डू, प्रॉमिस करे कि फ्यूचर में करूंगा, तो फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हैं, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एन एक्ट, कहते जो आपने प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा करूंगा या मैंने कर दिया था, इज कॉल्ड कंसिडरेशन। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। जो आपकी ड्यूटी बनती है रिटर्न में आप जो चीज दे रहे हो उसे हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। कहते हैं कंसिडरेशन का मतलब है कोई काम करना, एन एक्ट। एब्सटिनेंस कोई काम ना करना भी कंसिडरेशन हो सकती है। इट मस्ट बी ए डिजायर ऑफ प्रोमिसर फ्रॉम प्रोमिस और एनीवन ऑन हिज बिहाफ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। रूल्स,
पहला रूल है मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ये बताया गया दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। फ्रॉम प्रोमिसी और एनीवन ऑन हिज बिहाफ, इसके बारे में बताया गया चिन्नैया वर्सेस रमैया। एग्जीक्यूटेड भी हो सकती है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन का एग्जिस्ट करना जरूरी है, कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ये हमने सेम पढ़ लिया, कहाँ पढ़ा? ये किस चीज को अलग लैंग्वेज में लिखा गया है? नहीं नहीं, ध्यान से पढ़ो। promiser, एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मैंने डिजायर ऑफ प्रोमिसर में आपको क्या बोला कि अगर कोई काम करना किसी की पहले से ही ड्यूटी है वो कंसिडरेशन नहीं बन सकते, मेरी डिजायर पे होनी चाहिए चीज। डीसी ने मॉल किसके कहने पे बनाया? मिनिस्टर के। वो इस चीज को एक्स के लिए कंसिडरेशन थोड़ी बना सकता है। अगर कोई स्कूल टीचर पढ़ा रहा है, सीए की कोचिंग दे रहा है प्रिंसिपल के ऑर्डर की वजह से, वो आपसे इसके लिए एक्स्ट्रा कंसिडरेशन थोड़ी ले सकता है। कहते हैं इट परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, अगर कोई काम करना किसी की पहले से लीगल ड्यूटी है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं बन सकती। समझ आया कि नहीं? पूरा पैराग्राफ रीड कर लो फॉर मोर क्लैरिटी, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। डन है? समझ आया? कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। कोई इलीगल चीज, कोई इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जो चीज है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनी नहीं सकती। तो हमने आई थिंक पहले 3-4 पेजेस कवर कर लिए। अगले पॉइंट की भी इंट्रोडक्शन हमने कवर कर ली। स्यूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू कर सकती है? कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंसिडरेशन है वो तो थर्ड पार्टी भी दे सकता है, पर थर्ड पार्टी कांट स्यू, थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती। ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, सिर्फ जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वही स्यू किया था। कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जिसके बिहाफ पे पे किया जा रहा है, आप लोगों के बिहाफ पे आपके फादर ने पे किया, पर आप लोग फिर भी स्यू कर सकते हो। बट कोई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जिसका कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लिंक ही नहीं है वो स्यू नहीं कर सकता। आपके सिबलिंग्स वो स्यू नहीं कर सकते। समझ आया ना सबको? चिन्नैया वर्सेस रमैया केस समझते हैं। इस केस में क्या हुआ क्या था? बहुत हिस्टोरिक केस है। मतलब बालफर वर्सेस बालफर और चिन्नैया वर्सेस रमैया ऐसे केस हैं कि अगर ये नहीं आते तो एक तरह से आप ये बन ही नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट तक मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा। तो एक बार एक आंटी है, इसकी एज है 80 ईयर्स, ठीक है, एंड इनके पास बहुत सारी लैंड है। लेट्स से इनके पास 100 एकड़ लैंड है और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, और एक आंटी का ब्रदर है। ये जो ब्रदर है ना ये अनसाउंड माइंड का है। तो आंटी को मेन इसकी टेंशन है कि मेरी डेथ के बाद मेरे भाई का ध्यान कौन रखेगा। तो इन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और अपनी डॉटर को एक ऑफर दिया कि मैं अपनी सारी लैंड तुम्हारे नाम कर दूंगी, मैं सारे 100 एकड़ तुम्हारे नाम कर दूंगी, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने अंकल को हर महीने 10,000 रुपए दो। उनको ये है कि मेरी डेथ के बाद, मेरी 80 ईयर्स हो गई है, मेरी डेथ के बाद कोई मेरे भाई का जो कि एक अनसाउंड माइंड का है उसका ध्यान नहीं रखेगा। तो इन्होंने अपनी डॉटर को बुलाया और उसे एक ऑफर दिया कि मैं सारे 100 एकड़ तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगी, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मेरी डेथ के बाद तुम इनको एवरी मंथ 10,000 पर मंथ पे करोगे, जिससे कि अपने बेसिक नेसेसिटीज और मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट करना है। डॉटर ने कहा ओके, मैं ऐसा करने के लिए प्रॉमिस करती हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई डॉटर के नाम। आंटी की डेथ हो गई। उसके बाद डॉटर अपने अंकल को, अपने मामा जी को पैसे देना बंद कर देती है। अब अंकल ने डॉटर को स्यू किया
तो डॉक्टर ने कहा कि आप तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, आप तो स्यू कर ही नहीं सकते। क्या आपके अकॉर्डिंग वो स्यू कर सकते हैं, वो लीगल एक्शन ले सकते हैं? यस और नो? ले सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। ये रियल एग्जांपल है, ये काम हुआ था चिन्नैया वर्सेस रमैया। इस केस में कोर्ट ने पहली बार कोई वर्ड यूज किया था दुनिया में कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में कोई वर्ड होता है। उससे पहले दुनिया में ये वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता। जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल से हमें पता चला था कि दुनिया में कोई चीज होती है कि एक टाइम पे मल्टीपल लोगों को भी ऑफर दे सकते हैं। वैसे इस केस में पता चला था कि कार्लिल के एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो अंकल को राइट मिला था कि वो अपनी भांजी से पैसे रिकवर कर सकते, चाहे उन्होंने खुद कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी। ठीक है। एक्चुअली जो 10,000 रुपए मिलते थे ना, ये अंकल खुद भी यूज करते थे, लेट्स से इनका नाम है क्यू, और इनकी वाइफ भी यूज करती थी। तो मिसेस क्यू ने स्यू किया कि हम दोनों के जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, खाने का खर्चा है, वो इस अमाउंट से बियर होता है। तो क्या मिसेस क्यू लीगल एक्शन ले सकती थी? इनको क्या बोला गया, हमने कहा तुम तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, तुम्हारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, तुम कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तुम्हारे कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का कोई राइट एंड ड्यूटी नहीं होता। बट जो अंकल है उनका राइट एग्जिस्ट करता है, ही इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, ही कैन सी। कुछ समझ आया? पूरे अच्छे से क्लियर है? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एक्सेप्शंस है। ये जो मैं एक्सेप्शंस मैंने चार्ट बनाया आपके पास, मैं एक बार दोबारा क्लियर कर रही हूँ। इस टाइप का आपके पास चार्ट आया होगा। एक आया है मीनिंग, फिर आए हैं रूल्स, और फिर आई हैं एक्सेप्शंस। ये वाली एक्सेप्शंस अभी पेंडिंग है, अभी इसे होल्ड पे रखो। इसके बाद मैंने आपको बताया प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। वो पूरा डिटेल में एक नोट लिखवाया कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। फिर मैंने इसकी रेफरेंस के लिए आपको एक केस लिखवाया कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल किसमें बताया गया, चिन्नैया वर्सेस रमैया। कब तो केस नहीं भूल लोगे ना, आज हमने सारे सेक्शंस भी रिवाइज कर लिए, सारे केसेस भी रिवाइज कर लिए। इस प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शंस का मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसका कॉन्ट्रैक्ट में कोई लिंक ही नहीं है, कोई रिश्ता नहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो फिर भी स्यू कर सकता है। ऐसे स्पेशल केसेस अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। इनमें से किसी भी एक केस के ऊपर आपको केस स्टडी भी आ सकती है, या फिर थ्योरी क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि लिस्ट बताओ ऐसे कौन से केसेस हैं जब एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है। तो इसे भी हम 3 पार्ट्स में याद करेंगे। पहले 3 वर्ड याद करने के लिए ट्रस्ट वर्ड के साथ लिंक करेंगे, उसके बाद ए वर्ड के साथ लिंक करेंगे, और फिर लिंक करेंगे कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। अभी सब कुछ समझाती हूँ। पहले याद करने का एक तरीका बताया ताकि अगर लिस्ट आए, जैसे एग्जाम में ना 3-4 बार थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द केसेस इन विच अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। तो वहां पे हमने पहला चार्ट का फर्स्ट पार्ट बनाना है, मीनिंग के चारों रूल लिखने हैं, और फिर एक्सेप्शंस बतानी है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन स्यू कॉन्ट्रैक्ट स्यू कर सकता है। ट्रस्ट वर्ड के साथ क्या कुछ लिंक है? ट्रस्ट वर्ड में पहला वर्ड है मैरिज। तो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट ना ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होता है। कहते हैं मैरिज के केस में एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है, एक पार्टी जिसका कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई भी लिंक नहीं था वो भी स्यू कर सकता है। अब पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होती, आया किसी के दिमाग में? हाँ। तो पहले तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम क्या मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट है? आपको क्या लगता है, क्या मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट है? क्या चीज? क्या? हाँ, डाइवोर्स भी तो तभी होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बना था। मैरिज रजिस्टर भी तो होती है, वाइफ के राइट्स भी तो बनते हैं कि एलिमनी ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। वो एक्सेप्शन है। तो ना अलग अलग रिलीजन ने मैरिज को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। कुछ रिलीजन मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, जैसे कि मुस्लिम रिलीजन में जब शादी होती है ना, तो स्पेशली डिसाइड किया जाता है कि अगर डिवोर्स हुआ तो कितने पैसे दोगे, पहले ऑन द डे ऑफ मैरिज ही डिसाइड कर लेते हैं।
उसे वो बोलते हैं हक महर। तो वहां पे मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना गया है। ऐसे ही जो क्रिश्चियन रिलीजन है, अगर आप यूएस वगैरह में आजकल देखोगे, वो ना एक अग्रीमेंट करते हैं, प्री नप्टियल अग्रीमेंट। प्री नप्टियल अग्रीमेंट में ना वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो इकट्ठे मिलके काम करेंगे, इससे जो भी एसेट्स क्रिएट होंगे, इसके ऊपर कितना राइट है। मान लो ए और बी की शादी हुई, तो वो डिसाइड करेंगे कि मेरे पास, ए बोलेगा पहले से ही इतने राइट एसेट्स हैं, ये सिर्फ अकेले मेरे ही हैं, अगर बाई चांस डिवोर्स हो जाए इसमें तुम्हारा कोई राइट नहीं। उसके बाद शादी के बाद हम जो इकट्ठे क्रिएट करेंगे, उसका 50% तुम्हारा, 50% मेरा। ऐसे वो किसी भी तरह का अग्रीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी मल्टीपल मैरिजेस होती हैं, हर मैरिज से अलग अलग बच्चे होंगे, तो कैसे डिवाइड कैसे होगा कि किसमें किसका शेयर है। तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भी ऐसे एग्रीमेंट किया हुआ है। पहले से वो एक प्रॉपर अग्रीमेंट में लिखते हैं कि जो तुम्हारे पुराने एसेट्स हैं, उसमें शायद तुम्हारी ज्वाइंट फैमिली इन्वॉल्व होगी, जो लड़की है उसकी ज्वाइंट फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, वो भी चाह सकती है कि जो मैंने मेहनत करके पैसे कमाए मेरे पेरेंट्स को मिले। तो प्रॉपरली वो ऐसे डिसाइड करते हैं। तो कुछ रिलीजन मैरिज को क्या मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। तो मान लो ए के फादर ने बी के फादर से प्रॉमिस किया कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करेगा, पर वो ना करे, तो क्या वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है? बोलेगा तुम तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो तुम्हारे साथ तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, मेरे फादर का तुम्हारे फादर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बट इट इज एन एक्सेप्शन, he can take a legal action or he can take a legal action। ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी सीव कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट दोनों फादर्स के बीच में हो रहा है, बट उनके बच्चे भी एक दूसरे को सीव कर सकते हैं। ठीक है। पीछे से ना बड़ी लाउड वॉइस आई, नो मैम। नहीं, ये सोशल एग्रीमेंट में नहीं नो नहीं है, कंसीडर यहाँ किया पे जा सकता। एक्सेप्शन। मैम, जो आपने अभी बताया वो क्रिकेटर सोशल का डिवोर्स एग्रीमेंट नहीं में हुआ, आ कौन सकता है है। वो? उसने तो स्पेशली पहले ही बोल रखा था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मदर के नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ, कि अगर डिवोर्स होता है तो बाद में वो ऐसा ना बोले कि मेरा इसमें कोई राइट बनता है। उसने अपनी शादी से पहले ही प्रॉपर्टी अपनी मदर को दे रखी थी, ताकि वाइफ एलिमनी ना मांगे। अगला पॉइंट है फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट के केस में भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू कर सकता है। फैमिली सेटलमेंट का मतलब क्या? मान लो एक की डेथ हो गई, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके दोनों बच्चों में डिवाइड हो गई, एक्स और वाई में डिवाइड हो गई। फिर एक्स की भी डेथ हो गई, तो इसकी प्रॉपर्टी इसकी वाइफ को मिलनी होगी, या फिर इसके बच्चों को मिलनी होगी। इनको अपना राइट नहीं मिल रहा, तो ये जो पी है, ये अपने ताया चाचा इनके ऊपर केस कर रहा है। क्या ये इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है? तो कहेगा मेरा तुम्हारे साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो एक्स के साथ हुआ था, तुम कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। हमने कहा नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के साथ जेन्युइनली एक पी का कोई लिंक ही नहीं है, पर फिर भी वो स्यू कर सकता है। पर इसकी एक कंडीशन है, पेपर में ध्यान से एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हुआ था तो पी लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर ये एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट था, वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरल और रिटर्न को इक्वल वैलिडिटी देता है। पर फैमिली सेटलमेंट के केस में अगर राइटिंग में हुआ हो, तो पेपर में क्वेश्चन आता है। फैमिली सेटलमेंट तो ज्यादातर सी बच्चों को पता होता है कि एक एक्सेप्शन है, बट ध्यान में रखना है कि फैमिली सेटलमेंट में भी अगर वो राइटिंग में हुई थी तो एक्सेप्शन है, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट से कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। क्लियर हुआ भाई सबको? अच्छे से समझ आ रहा है? सेम स्पीड के साथ चलते रहे। तो मैंने या क्या कैटेगरी बनाई, ट्रस्ट। सब कुछ अपने आप लिंक कर पा रहे हो ना? ट्रस्ट कैटेगरी में तीन चीजें हैं। मैरिज वाला रिलेशनशिप भी ट्रस्ट पे होता है, फैमिली सेटलमेंट भी ट्रस्ट के बेसिस पे बन रही है। थर्ड पॉइंट है इसमें ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब है ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वैष्णो देवी ट्रस्ट, जैसे कि मनसा देवी ट्रस्ट, ऐसे कोई ट्रस्ट। ठीक है। तो मान लो मैं किसी XYZ रिलीजियस प्लेस जाऊं, मुझे वहां पे पता चले कि जो लोग दान देते हैं पैसे, वो ट्रस्टीज अपने पास ही रख लेते हैं, वो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज ही नहीं करते। ठीक है। ऐसे बहुत सारे मंदिर या गुरुद्वारा में शायद होता हो कि लोग जो डोनेशन दे रहे हैं वो पैसे मिसयूज किए जा रहे हैं, जो ट्रस्टीज हैं वो उसे मिसयूज कर रहे हैं। अब मुझे वो पता चल गया, तो मैंने बोला कि मैं लीगल एक्शन लूंगी। कहते आप तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, तुमने डोनेशन दी है? कहते मैंने कहा मैंने तो कोई डोनेशन नहीं दी। कहते तो तुम कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। तो इस केस में भी पर मेरे पास क्या है, राइट है कि इवन एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं, डोनेशन ए ने दी है, डोनेशन मिली किसी ट्रस्ट को है, उसका कोई ट्रस्टी मिसयूज कर रहा है,
बट मैं एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हूँ, फिर भी लीगल एक्शन ले सकती हूँ। क्या चीज? डोनेशन देने के बाद नहीं, उससे पहले भी कर सकते, उसके बिना भी कर सकते। ठीक है, सबको समझ आया? पूरा आसान है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है ए के साथ लिंक्ड। ए में पहला पॉइंट है एजेंसी। एजेंसी के केस में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी सीव कर सकते हैं। एजेंसी एक अलग चैप्टर भी है आपके सिलेबस में। एजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्टनरशिप एक्ट में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एजेंसी वर्ड के ऊपर पूरी एक क्लास लगाई जाती है, एजेंसी चैप्टर भी है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ बता रही हूँ कि एजेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अथॉरिटी दे दे टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, कि तुम मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकते हो, तो हम बोलते हैं कि एजेंसी का रिलेशनशिप बन गया। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये पावर दे दे कि तुम मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकते हो, तो जो पर्सन ऐसी पावर दे रहा है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। जिस पर्सन को ऐसी पावर मिल रही है उसे बोलते हैं एजेंट। ठीक है, जैसे कि इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज कंपनी ने या एप्पल कंपनी ने, मर्सिडीज ने अपना एजेंट बना लिया पंजाब मोटर्स को। चंडीगढ़ में एक शोरूम है, उन्होंने पंजाब मोटर्स को अपना एजेंट बना लिया कि आप हमारे बिहाफ पे चंडीगढ़ में मर्सिडीज कार सेल कर सकते हो। या फिर एप्पल कंपनी ने अनमोल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, चंडीगढ़ में एक शॉप है जो मुझे बाई चांस याद आई, उसे एजेंसी दे दी, उसे लाइसेंस दे दिया कि तुम मेरे बिहाफ पे एप्पल का फोन सेल कर सकते हो। तो जो पर्सन ऐसी अथॉरिटी देता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, जिसे ऐसी अथॉरिटी मिलती है उसे क्या बोलते हैं? एजेंट। इस केस में एजेंट जब किसी थर्ड पार्टी को कोई भी चीज सेल करेगा, थर्ड पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बने करेगा, तो एक्चुअल में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट किस किसके बीच में बनेगा? प्रिंसिपल एंड। मान लो मैं पंजाब मोटर से जाके कार खरीदूं और पता चले कि जो मर्सिडीज की कार का इंजन था वो खराब था या ब्रेक्स फेल थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ, तो मैं क्या मर्सिडीज कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हूँ? यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरे और एजेंट के बीच में नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बना है? मेरे और मर्सिडीज के बीच। पंजाब मोटर्स या जो एजेंट होता है वो तो सिर्फ एक डीलर है, वो एक एक पर्सन है, मीडिएटर है, वो एक बीच का पर्सन है जो कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। समझ आ रहा है सबको? जैसे इसकी एक और एग्जांपल देते हूँ। जो भी मेरे सीए के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने बोला कि यानी आप हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाओगे, अगर हमें कोई भी नोटिस आया, अगर मैं उनके बिहाफ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करती हूँ, उसके बाद मान लो इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है या इनकम टैक्स की पेनल्टी लगाई जा रही है, वो रिफंड मिलेगा या पेनल्टी जो दी जाएगी वो कौन देगा? क्लाइंट देगा। मैं तो सिर्फ क्या कर रही हूँ? एक एजेंट का काम कर रही हूँ। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिलेशनशिप किसके बीच में बन रहा है? क्लाइंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में बन रहा है, मैं तो सिर्फ उनकी एजेंट हूँ। समझ आया? ठीक है, अब इस केस में क्या मैं मर्सिडीज के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हूँ? मैं थी तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, मैंने सारी डिस्कशन तो किसके साथ की है? पंजाब मोटर्स के साथ। क्या मैं फिर भी मर्सिडीज के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हूँ? यस। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। सिमिलरली मान लो मैं पूरे पैसे ही ना दूं, क्या मर्सिडीज कंपनी मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है? ले सकती। समझ आ गया सबको? ये ड्रॉ कर लो। एजेंसी का मीनिंग जब भी आएगा मैं सेम चार्ट बनाऊंगी। जो थर्ड पार्टी की एजेंट सारी एजेंट कर दी, अगर एजेंट ने आके ना दी तो उसने फ्रॉड किया है, उसके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन ले सकती हूँ। लॉस जैसे कि तो मैं भी हर्ट करूंगी। नहीं, एजेंट के कोई लीगल राइट नहीं होता, कोई लीगल ड्यूटी नहीं होती आमतौर पे, स्पेशल सर्कमस्टांसेस अलग है। वैसे तो लीगल राइट और ड्यूटी किसके बन गया? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी की। पर मान लो एजेंट फ्रॉड करे, मान लो मैंने किसी प्रॉपर्टी डीलर को बोला तो मेरा घर सेल कर दो, वो बीच में से 20 लाख रुपए लेके भाग गया, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है तो मैं लीगल एक्शन ले सकती हूँ। ठीक है, ये एजेंसी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे सब लोग। जब भी एजेंसी टॉपिक आएगा मैं आपको सेम तरीके से ही एक्सप्लेन करूंगी।
मैंने आपको बता ही दिया कितना रेलेवेंट है। पार्टनरशिप में पूरी है, क्लासेस टॉपिक के ऊपर लगती है, एंड एजेंसी चैप्टर है, स्पेशली आपकी सिलेबस का शायद लास्ट चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्टेड का लास्ट यूनिट। डन है सबका? अच्छे से समझ आया? एजेंसी। नेक्स्ट वर्ड है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है अपने राइट किसी और को ट्रांसफर कर देना। जब मैं अपने राइट किसी और को ट्रांसफर कर देती हूँ, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं असाइन करना। ठीक है? तो मान लो मैंने मनवीन से पैसे लेने हैं। मैंने निशा को बोला कि तुम मेरे भी हाथ पे पैसे ले लेना। तो मैंने क्या कर दिया, निशा को अपने राइट असाइन कर दी। ठीक है? अब निशा इससे पैसे मांगने गई मनवीन से। मनवीन बोलती तुम्हारा कोई लिंक नहीं है इसके साथ, तुम मेरे से बात करो ऐसे। तो क्या इस केस में निशा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है? क्योंकि मैंने अपने लीगल राइट ही उसे दे दी। चाहे इन दोनों का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, शी वाज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, बट शी कैन स्टिल टेक अ लीगल एक्शन। वो फिर भी लीगल एक्शन ले सकती है। जैसे इसे और बेटर समझ आएगा, बिल्स रिसीवेबल। आपको पता है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किए जा सकते हैं। मान लो मुझे मनवी ने एक बिल रिसीवेबल दिया था, मैंने वो बिल एंडोर्स करके निशा को दे दिया। अब अगर ये टाइम पे पैसे ना दे, मैं तो लीगल एक्शन ले ही सकती हूँ जिसे मैंने एंडोर्स किया था। वैसे वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, पर फिर भी वो भी क्या ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकते हैं। समझ आया है सबको? पूरे अच्छे से क्लियर हुआ ना? अच्छा, क्या हम अपनी ड्यूटी असाइन कर सकते हैं? मान लो मैंने मनवीन से पैसे देने थे। क्या मैं मनवीन को बोल सकती हूँ मेरे भी हाथ पे निशा से ले लेना? क्या मैं अपनी ड्यूटी असाइन कर सकती हूँ? नहीं। तो हम अपने सिर्फ राइट असाइन कर सकते हैं, ध्यान में रखना है, ड्यूटी नहीं असाइन कर सकते। कोई भी एक पॉइंट 6 मार्क्स की केस स्टडी बन के आ सकता है, और आया हुआ है एग्जाम में। एंड काफी बार कंपलसरी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब बुक में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक गिवन है, वो एक लाइन उठाएंगे और उसमें से केस स्टडी बना देंगे 6 मार्क्स की। थर्ड और लास्ट पॉइंट इसका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट को ही हम लोग बोलेंगे एस्टॉपल। तो हमने एक बार रिवाइज करो पुराना चार्ट, सारे लोग रिवाइज करो एक बार पुराना चार्ट, फिर मैं आगे बताती हूँ लास्ट वर्ड ऑफ द डे। हाँ जी, एक सेकंड अभी करती हूँ। सब लोगों को मैरिज वाले एग्जाम्पल में डाउट है। चलो पहले पढ़ रिवाइज करो पुराना चार्ट, अभी बताती हूँ। हाँ जी, चैतन्या कुछ, हाँ जी, अरे बातें करने को थोड़ी बोल रहे हैं, फर्स्ट चार्ट रिवाइज करो। मैम आप कुछ पूछ रहे थे? अभी एक्सप्लेन करती हूँ जो आपका डाउट है, चैतन्या और मैम हरजोत का ये एक तो डाउट है। पहले था, आपने समझा दिया ट्रस्ट वाले पॉइंट में, ये मैंने पहले पूछा था। ओके ओके मैम अब क्लियर है। ओके।
याद हुआ अच्छे से? ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, अगर एक लड़के के फादर ने लड़की के फादर से प्रॉमिस किया कि आवर सन विल मैरी योर डॉटर, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, बेटा और बेटी भी इसे एनफोर्स कर सकते हैं। ये था एग्जाम्पल। और आपका डाउट था असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है बच्चे अपनी कोई चीज किसी और को ट्रांसफर करना। तो मैं अपने राइट किसी को भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। मान लो मुझे किसी से 5 लाख रुपए लेने हैं और मैं बोलूं कि मेरे बिहाफ पे तुम ले लेना, ऐसे मैं कर सकती हूँ। ये बोलते हैं असाइनमेंट। तुम बोलोगे हाँ मैम ठीक है मैं आपके बिहाफ पे ले लूंगा, पर मान लो मैंने किसी से पैसे देने हैं, मैं उसे बोलूं कि मेरे बिहाफ पे ये स्टूडेंट पैसे दे देगा, क्या ये वैलिड है? इसमें तुम्हारा भी कंसेंट चाहिए। ये वैलिड कब बनेगा? जब तुम भी उस पेपर के ऊपर साइन करोगे, हाँ मैं मैम के बिहाफ पे पैसे दे दूँ। तो अपने राइट तो हम फ्रीली किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी से पूछे, पर अपनी ड्यूटी ट्रांसफर करने के लिए सामने वाले का भी कंसेंट चाहिए ना, क्योंकि उसका लीगल ऑब्लिगेशन बन रहा है। अगर पैसे लेने हैं फिर तो राइट ही है ना मेरा। मैंने 2 लोगों से लेने हैं, मैं अपना राइट कैसे ट्रांसफर करूंगी? टेक्निकली कैसे पॉसिबल? दोनों से लेने हैं। अब वो तो मैं बोल ही सकती हूँ, जिससे लेने की तुम डायरेक्टली उसे दे देना। ऐसे तो मैं कर ही सकती हूँ, अपना राइट ही ट्रांसफर कर रही हूँ ना। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टॉपल। तो एस्टॉपल वर्ड भी आपके पूरे सिलेबस में 5-6 बार आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है या प्रिंसिपल है कि एस्टॉपल का मतलब क्या होता है। एस्टॉपल वर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम denying what he himself committed। ये वर्ड एजेंसी चैप्टर में भी आएगा, पार्टनरशिप एक्ट में भी आएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आएगा। ये एक लीगल प्रिंसिपल है, शायद कुछ और जगह पे भी आए, ये तो मुझे याद ही है कि इतनी जगह पे तो ये वर्ड सेम रिपीट होगा। कहते जो काम किसी पर्सन ने कहा था मैं करूंगा, उसने कमिट किया था, अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो हम उसे लीगली रोक सकते हैं कि तुम नहीं मना कर सकते ऐसे, तुमने खुद तो ऐसा कमिट किया था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टॉपल। टू स्टॉप समवन, किसी को रोकना, किस चीज से रोकना? फ्रॉम डिनाइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कमिटेड। जैसे कि मैंने इसके पार्टनरशिप एक्ट में एक एग्जांपल देती हूँ, उसी एग्जांपल को बता रही हूँ ताकि एक्ट में भी आप लोग रिलेट कर सकें। मान लो 2 फ्रेंड्स ने बिजनेस शुरू किया, ए और बी ने। इनको बिजनेस करने के लिए ना 5 लाख रुपए की जरूरत थी। तो इनका एक फ्रेंड है जो कि बहुत रिच है, जिसे शहर में सब लोग जानते हैं, मिस्टर एम। ये उसे बोलने गए कि तुम हमें 5 लाख रुपए का लोन दिलवा दो, कि हमें तो कोई जानता नहीं है, हम नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमें कोई लोन भी नहीं देगा, कि तुम हमें लोन दिलवा दो। एम ने कहा ठीक है मैं बैंक मैनेजर से बात कर लेता हूँ। ये सीधा गया बैंक में और इसने बैंक मैनेजर को बोला, इसे पता है कि जो इसके फ्रेंड्स है बड़े इंटेलिजेंट है, हमेशा क्लास में टॉप करते हैं और बिजनेस भी इनका सक्सेसफुल होगा। इस पर्सन ने जाके बैंक मैनेजर को बोला कि मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक मैनेजर ने सोचा कि ठीक है एम नया बिजनेस शुरू कर रहा है, ये तो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसके लिए 5 लाख क्या बात है, वैसे तो इसका बिजनेस चल जाएगा, अगर इसका बिजनेस नहीं भी चला इजिली रिकवर हो सकते हैं 5 लाख रुपए। इस भरोसे पे बैंक मैनेजर ने 5 लाख रुपए का लोन दे दिया। बाय चांस बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ और ए और बी पैसे नहीं दे पाए। बाद में बैंक मैनेजर एम से पैसे मांगने गया कि तुम 5 लाख रुपए दो। एम कहता मैं तो पार्टनर हूं ही नहीं, कि लोन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी है? पार्टनर्स की है, मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ, चाहे आप पेपर्स में देख लो, ना ही मैंने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन की है। कहता मैं तो कोई पैसे नहीं दूंगा। बैंक मैनेजर बोलेगा नहीं, यू आर अ पार्टनर, यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग व्हाट यू योरसेल्फ कमिटेड। तुमने अपने कंडक्ट से मुझे क्या शो किया कि तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो? तुमने बोला मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मुझे 5 लाख रुपए दो, मैंने उसके भरोसे पे तुम्हें पैसे दे दिए, अब तुम ये नहीं बोल सकते हो मैं पार्टनर नहीं हूँ। तुमने खुद अपने कंडक्ट से शो किया था कि तुम पार्टनर। जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं।
मान लो आप सब लोग गीतांजलि को फीस देते हो एंड गीतांजलि कुछ फीस लेके भाग जाए, मैं आप लोगों को बोलूं मुझे तो फीस मिली नहीं, आपने गीतांजलि को फीस क्यों दी? उसके पास तो लीगल राइट ही नहीं है। आपको फीस मुझे देनी चाहिए थी या अकाउंट्स रूम में देनी चाहिए थी? मेरे पास आपकी कोई फीस नहीं आई, या तो फीस दो या तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं। गीतांजलि आ गई। Some actually start. We'll take 5 minutes. Okay, start with the next one. Please start. हम ये थोड़ा सा आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कोई? ठीक है, ओके। आप आ जाओ। तो मान लो ये पैसे लेके भाग जाए और मैं आप लोगों से दोबारा पैसे मांगू, क्या आप लोग मुझे पैसे देने के लिए लायबल होगे? आप बोलोगे नहीं मैम, जिस तरह से इंस्टीट्यूट में कंडक्ट हो रहा है, हमने कोई एक इंस्टॉलमेंट थोड़ी दी है गीतांजलि मैम को, हम तो फर्स्ट से लेके एंड तक सारी फीस उनको दी है। आपने अपने कंडक्ट से हमें शो किया दैट शी इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट ऑन योर बिहाफ। नाउ यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग व्हाट यू योरसेल्फ कमिटेड। आपने खुद ही तो हमें कमिट किया था कि वो आपके बिहाफ पे पैसे ले सकते हैं, तो अब आप उस बात से मुकर नहीं सकते हो। यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टॉपल। इस ऐसे केस में एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, अब एक्चुअली में एम का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, फिर भी एम क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है कि मेरा कोई लीगल ड्यूटी नहीं। अगर इन्होंने लोन दिया तो मुझे मॉर्गेज में कुछ किया ही होगा तो उसी पे कवर कर सकते हैं। बच्चे आज की डेट में देखो, अगर सब कुछ ऑन पेपर सही ही हुआ होता फिर तो ये प्रॉब्लम ही ना आती। मतलब कोई ना कोई गलत चीज हुई है, बैंक के रूल्स फॉलो नहीं हुए, सिक्योरिटीज नहीं दी गई, या फिर वो सिक्योरिटीज में भी कोई फ्रॉड है। ठीक है, सबको समझ आया इस टॉपिक का मतलब और मीनिंग लिख भी लिया सबने? ठीक है, अब देखो कितने अच्छे तरीके से हमने लिस्ट याद की। ऐसे कौन से केसेस हैं, हम लिखेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें बाई चांस क्वेश्चन आए कि ऐसे कौन से केसेस हैं कि एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है, पहले हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। हम बोलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पार्टीज के प्राइवेट रिलेशनशिप बनते हैं, तो जिन लोगों के रिलेशनशिप बने, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, वही लीगल एक्शन ले सकती हैं। जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है उसके कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है, वो स्यू नहीं कर सकती। पर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी सीयू कर सकता है। याद करने के लिए हमने लिस्ट बनाई, ट्रस्ट वर्ड से रिलेटेड, ए वर्ड से रिलेटेड एंड कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। ट्रस्ट वर्ड से रिलेटेड मैरिज के केस में, फैमिली सेटलमेंट के केस में और ट्रस्ट के केस में। फैमिली सेटलमेंट बस राइटिंग में होनी चाहिए। ए वर्ड से रिलेटेड एजेंसी के केस में, असाइनमेंट के केस में, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का ही दूसरा नाम एस्टॉपल। लास्ट पॉइंट है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कोवेनेंट वर्ड का मतलब है ड्यूटी। अगर किसी लैंड के साथ कोई ड्यूटी अटैच्ड हो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी स्यू कर सकता है। अब लैंड के साथ ड्यूटी अटैच होने का मतलब क्या है? मान लो ये किसी पर्सन की पंजाब में लैंड है, पंजाब गवर्नमेंट लेट्स से 1960-70s की बात चल रही है, पंजाब गवर्नमेंट का फोकस है कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो, व्हीट की, मेज की, इन चीजों की मास प्रोडक्शन हो। तो गवर्नमेंट ना ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रही है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सारी जगह पे हम लोग फ्री में ट्यूबवेल लगाएंगे। लेट्स से इस लैंड पे गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पे यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा दिया। ये जो ट्यूबवेल है इससे पूरे फार्म में पानी मिलता है या पूरे एरिया में पानी जाता है। जब इस पर्सन की डेथ हो गई, इसकी प्रॉपर्टी दो लोगों में डिवाइड हो गई, इसके बच्चों में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा मिला पी को, एक हिस्सा मिला क्यू को। फिर भी जो ये ट्यूबवेल है ये पूरे लैंड में पानी देने के लिए यूज किया जाता है। बाद में पी ने अपनी लैंड सेल कर दी ए को। ए कहता मेरे एरिया में ट्यूबवेल आएगा, मैं डिसाइड करूंगा ये कब चलेगा कब नहीं चलेगा, और कहता इसकी जो बेनिफिट है वो सिर्फ अब वाटर लेवल बिलो चला, ज्यादा डाउन चला गया तो पानी कम अवेलेबल है, तो डिस्प्यूट्स होंगे। ए कहता मेरे एरिया में ट्यूबवेल आ रहा है ना, तो मैं ही डिसीजन लूंगा, मैं इसका ओनर हूँ, तो कहता ये सिर्फ मेरे एरिया को ही पानी देगा और उसको भी कब यूज करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो क्या क्यू इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है? वैसे तो क्यू का कोई रोल ही नहीं, वो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। एक्चुअली तो गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल लगाया, गवर्नमेंट ने क्यू के फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब पी ने अपना राइट किसी और को सेल कर दिया। हम कहेंगे लैंड के साथ एक ड्यूटी अटैच थी। इस लैंड में जो चीज थी उसमें एक ड्यूटी लगी हुई थी कि ये जो ट्यूबवेल है इसका एक्सेस इस पूरे एरिया को मिलेगा। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि इसका ट्यूबवेल का एक्सेस इतने एरिया को मिलेगा। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्यू कैन ऑल्सो सी। ये सेम चीज एग्जाम का क्वेश्चन आई हुई है 6 मार्क्स। आपकी बुक में देखो कितना सा लिखा हुआ है, शायद 2 लाइन भी पूरी नहीं है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। मतलब आईसीएफ को इतने सरप्राइजिंग क्वेश्चंस बनाने, और बिल्कुल एग्जाम का पहला क्वेश्चन था। जो पेपर का फॉर्मेट है ना, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है और कंपल्सरी क्वेश्चन होता है।
बाकी 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी सेम फॉर्मेट है, अकाउंट्स का भी, लॉ का भी। पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 3 पार्ट्स होंगे, कंपल्सरी क्वेश्चन होगा। बाकी 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होंगे। तो ज्यादातर केसेस में स्टूडेंट्स को हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन पहले रीड ही ना करो, क्योंकि वो तो पता ही है करना ही करना है। पहले आप रीड करो चॉइस क्वेश्चंस और डिसाइड करो कौन सा आपने स्किप करना है, कौन सा आप ऑप्शन में यूज करना चाहते हो। थोड़ा यूज टू हो जाओगे पेपर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो आपका एंड में आएगा। क्लियर हो गया जी सबको यहाँ तक? डन फॉर द डे। अब हम परसों मिलेंगे, कल आप सबका टेस्ट है। परसों हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? अब परसों तक टेस्ट आपका क्लास ड्यूरेशन में ही होगा। एंड मैं परसों आपकी लॉ की क्लास नहीं लूंगी, लॉ के डाउट्स लूंगी। परसों तक आप कंसिडरेशन चैप्टर करके आओ एंड अकाउंट्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे फाइनल। कल सिर्फ टेस्ट हो।